सबसे पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इसको लाया गया 2022 में। कब लाया गया? 2022 में लाया गया। और क्यों लाया गया? लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए लाया गया था नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को। इंडिया में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कितनी है? अबाउट 14 to 18% ऑफ जीडीपी। और ग्लोबल बेंचमार्क कितना है? ग्लोबल बेंचमार्क है सिर्फ 8%। मतलब यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और इसी के लिए लाया गया है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को। एनएलपी के अंदर 3 टारगेट्स हैं। कौन कौन से 3 टारगेट्स हैं? एक तो इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है और उसको रिड्यूस करके ग्लोबल बेंचमार्क तक लेकर आना है बाय 2030। ये जो 8% का ग्लोबल बेंचमार्क है इसको हमें अचीव करना है बाय 2030। ये पहला टारगेट है अंडर एनएलपी। दूसरा क्या है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग को इम्प्रूव करना है और हमें टॉप 25 में एंटर करना है बाय 2030। ये जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। इस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर हमें टॉप 25 में एंटर करना है बाय 2030। ये दूसरा टारगेट है। और तीसरा क्या है? डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म को हमें क्रिएट करना है। डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म को हमें क्रिएट करना है। ये तीसरा टारगेट है अंडर एनएलपी। बहुत सिंपल। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कब लाई गई? 2022 में लाई गई। क्यों लाई गई? लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लाई गई। इंडिया में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कितनी है? अबाउट 14 to 18% ऑफ जीडीपी। और ग्लोबल बेंचमार्क कितना है? ग्लोबल बेंचमार्क है सिर्फ 8%। ये जो ग्लोबल बेंचमार्क है इसको हमें अचीव करना है बाय 2030। ये पहला टारगेट है अंडर एनएलपी। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर हमें टॉप 25 में एंटर करना है बाय 2030। ये दूसरा टारगेट है। और तीसरा क्या है? डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म को हमें क्रिएट करना है। फिर इसके बाद है लीड्स रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट में लीड्स की फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, और नाम से क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें। इस रिपोर्ट के अंदर वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉजिस्टिक्स का परफॉर्मेंस किस तरीके का है उसको देखा जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है। लीड्स रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पब्लिश करती है। 2024 की रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स की अगर बात करें तो कोस्टल स्टेट्स के अंदर अचीवर स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और उड़ीसा है। फास्ट मूवर स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है और गोवा है। और एस्पायरर कौन कौन है? केरला है और वेस्ट बंगाल है। लैंडलॉक्ड स्टेट्स के अंदर अचीवर स्टेट्स कौन कौन से हैं? हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड है और तेलंगाना है। फास्ट मूवर्स कौन कौन से हैं? बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है और राजस्थान है। और एस्पायरर कौन कौन है? छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अगर बात करें तो अचीवर स्टेट्स कौन कौन से हैं? असम है और अरुणाचल प्रदेश है। फास्ट मूवर स्टेट्स कौन कौन से हैं? मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है और त्रिपुरा है। और एस्पायरर कौन है? मणिपुर है। यूटीज की अगर बात करें तो अचीवर कौन कौन है? चंडीगढ़ है और दिल्ली है। फास्ट मूवर कौन कौन है? दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। और एस्पायरर कौन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लद्दाख। बहुत सिंपल। लीड्स रिपोर्ट, लीड्स की फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। कौन पब्लिश करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को पब्लिश करती है। फिर इसके बाद है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को लॉन्च किया गया 2014 में। कब लॉन्च किया गया? 2014 में। और किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया। लॉन्च वर्ल्ड बैंक ने किया, लेकिन ये G20 का इनिशिएटिव है। GIF कब लॉन्च किया गया? 2014 में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया था? वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था। लेकिन आज की डेट में ये किसका इनिशिएटिव है? G20 का इनिशिएटिव है। अच्छा, ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ये है क्या? ये बेसिकली एक ग्लोबल ओपन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे बैंक्स, ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स और ऐसे गवर्नमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे बैंक्स, ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स और ऐसे गवर्नमेंट्स जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के और डेवलपिंग इकोनॉमीज के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
उनको कनेक्ट करने का काम करता है ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। और इंडिया में 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि GIF सपोर्टेड हैं। कौन कौन से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि GIF सपोर्टेड हैं हमारी कंट्री में? एक है सोलर PPP प्रोग्राम। ये सोलर PPP प्रोग्राम इज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स, और किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में है। तो एक प्रोग्राम जो कि GIF सपोर्टेड है हमारी कंट्री में, वो कौन सा है? सोलर PPP प्रोग्राम। दूसरा कौन सा है? राजस्थान स्टेट हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दूसरा कौन सा है? राजस्थान स्टेट हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और तीसरा कौन सा है? डेवलपिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स फॉर नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तीसरा कौन सा है? फॉर डेवलपिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स फॉर नेशनल हाईवेज इन इंडिया। बहुत सिंपल। फिर इसके बाद एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक ये भी G20 का इनिशिएटिव है, और इस आउटलुक में 56 कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के मामले में क्या नीड्स हैं और क्या गैप्स हैं उनकी बात की गई है। उनको फोरकास्ट किया गया है टिल द ईयर 2040, और ये जो फोरकास्ट है ये 7 सेक्टर्स में प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक है इसमें 2040 तक इन 56 कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के मामले में क्या नीड्स रहेंगी और क्या गैप्स रहेंगे उनका फोरकास्ट प्रोवाइड किया गया है 7 सेक्टर्स के अंदर। कौन कौन से 7 सेक्टर्स? रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, टेलीकॉम, एनर्जी और वाटर। ये 7 सेक्टर्स हैं जिनकी बातचीत की गई है, जिनका फोरकास्ट प्रोवाइड किया गया है इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक में। ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक है इसको डेवलप किसने किया है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब ने इसको डेवलप किया है। किसकी मदद से? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की मदद से। कंट्री बेस्ड रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री के लिए अलग अलग बात करती है, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक फोरकास्ट देती है। इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट है एशिया में। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। इंडिया एशिया में 2nd लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। बेसिक तौर पे इतना ही याद रखोगे तो काम चल जाएगा। देखो ये वेरियस गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। पिछले सेशन में कुछ पढ़े हमने और आज के सेशन में कुछ पढ़े हमने। ये सारे तो आपको याद रहेंगे नहीं, फॉर श्योर नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ इनमें से 4-5 को ऐसा रखना कि अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए तो आपके दिमाग में रेडीमेड आंसर हो। 4-5 को याद रख लोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। अच्छा हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा फिर इसके बाद बात आती है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर के बारे में। एनर्जी सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके अंडर आता है? वो आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। अच्छा एनर्जी बेहद इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन हमारी कंट्री में प्राइमरीली कौन कौन सा है? कोल है। ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी का जनरेशन है वो कोल से होता है। क्रूड ऑयल है, रिन्यूएबल एनर्जी है और नेचुरल गैस है। हमारी कंट्री में प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन कौन से हैं? कोल। ऑलमोस्ट 55 से लेकर 60% जो एनर्जी का जनरेशन है हमारी कंट्री में वो कोल से होता है। फिर दूसरा क्रूड ऑयल है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी है और नेचुरल गैस है। अच्छा एनर्जी सेक्टर के अंदर मेजर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की अगर बात करें तो सरकार एक ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी लेकर आई 2040 के लिए। इसको एनर्जी स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी ऑफ 2040। और इसके अंदर इंडिया को एनर्जी रेडी बनाने की बात की गई है बाय 2040। 2040 तक हमें हमारी कंट्री को एनर्जी रेडी बनाना है। कैसे बनाना है उसके बारे में बात करती है ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी। ये जो नेशनल एनर्जी पॉलिसी है NEP है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल हैं कि एक तो एनर्जी जो है उसको अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल करवाई जाए, उसके लिए काम करना है। दूसरा एनर्जी के मामले में
इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए। तीसरा, ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। तीसरा, हमें लेस इंटेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के पोटेंशियल को और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है और ऑयल प्रोडक्ट्स की जगह पे हमें नेचुरल गैस की तरफ मूव करने की ज़रूरत है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। बेसिक सिंपल, जितनी भी एनर्जी पॉलिसीज़ आप पढ़ोगे, जो भी चीज़ें आप एनर्जी से रिलेटेड पढ़ोगे, उसमें आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है कि एक तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है, दूसरा हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जैसे एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव करना है, तीसरा हमें काम करना है कि हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इसके पोटेंशियल को फुली टैप करने की कोशिश करनी है, और जितना हो सके उतना कोल के ऊपर डिपेंडेंस या जितने भी ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस को कम करना है। मोटा मोटा यही ऑब्जेक्टिव है, ये इसी तरफ हमारी सरकार जो है काम कर रही है। अच्छा, एनर्जी सेक्टर में एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ये जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है इसको कौन पब्लिश करता है? IEA इसको पब्लिश करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको पब्लिश करती है। एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। 2024 की रिपोर्ट में क्या लिखा गया? इंडिया की जो टोटल एनर्जी डिमांड है वो बढ़ने वाली है बाय 35%। और ये तो ऑब्वियस है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एनर्जी डिमांड भी बढ़ेगी, फिर हम डेवलप भी कर रहे हैं, हम आगे भी बढ़ रहे हैं, तो डेवलप करने के लिए भी एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। तो ये जो एनर्जी डिमांड है हमारी कंट्री में, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 35%। कोल के ऊपर डिपेंडेंस हमारी आज भी स्ट्रांग है और आगे भी स्ट्रांग रहेगी। कोल बेस्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है वो लगभग 15% से इंक्रीज होने वाला है। हालांकि हमारी सरकार बहुत फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद कोल आज भी इम्पॉर्टेंट है और आगे भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाय 2035 हमारे कंट्री में आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन है वो ग्रो करेगा बाय 70% और सीमेंट का जो आउटपुट है वो राइज करेगा बाय 55%। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन और सीमेंट आउटपुट दोनों ही इतना रैपिडली ग्रो करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन पब्लिश करता है? IEA पब्लिश करता है। एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। और मोटा मोटा एक लाइन में याद रखें तो इंडिया में जो टोटल एनर्जी की डिमांड है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज बाय अबाउट 35%। अच्छा, एनर्जी के सोर्सेज प्राइमरीली दो होते हैं, एक कमर्शियल सोर्सेज और दूसरा नॉन कमर्शियल सोर्सेज। कमर्शियल सोर्सेज में कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। और नॉन कमर्शियल सोर्सेज में फायरवुड है, एनिमल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है। भाई ये जो कोल के थ्रू, पेट्रोलियम के थ्रू, नेचुरल गैस वगैरह के थ्रू जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसको यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। लेकिन फायरवुड है या एनिमल वेस्ट है या एग्रीकल्चर वेस्ट है, लकड़ी वगैरह जला रहे हो आप, उससे जो एनर्जी जनरेट की जाती है वो नॉन कमर्शियल सोर्सेज, वो नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। ये जो कमर्शियल सोर्सेज वाली एनर्जी होती है इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो नॉन कमर्शियल सोर्सेज वाली एनर्जी होती है इसको मेनली डोमेस्टिक पर्पस के लिए या फिर पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। कमर्शियल सोर्स से जनरेट की जाने वाली जो एनर्जी होती है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये जो नॉन कमर्शियल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट की जाती है इसकी लगभग ना के बराबर प्राइस होती है। जंगल से आप लकड़ी बीन के लाए हो और आपने एनर्जी जनरेट की है, उसकी कोई प्राइस नहीं है, बस हाँ एनवायरमेंटल कॉस्ट है, वो अलग कॉस्ट है। ये जो कमर्शियल सोर्सेज वाली एनर्जी है ये नेशनल और इंटरनेशनल गुड्स दोनों के लिए यूज़ की जाती है। ये जो नॉन कमर्शियल सोर्सेज वाली एनर्जी है इसको लोकल मार्केट में यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर इसको डोमेस्टिक और पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। मोटा मोटा आपको ढांचा समझ में आना चाहिए कि हमारे कंट्री में एनर्जी का सेक्टर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। इस एनर्जी सेक्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कोल के बारे में। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है कोल का आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ कोल। और कोल जो है वो हमारी लगभग 55 से लेके 60% जो एनर्जी नीड्स हैं उनको मीट करता है। आज भी जो मेजर चंक है लगभग 55 से लेके 60% के बीच में जो एनर्जी नीड्स हैं हमारी वो किसके द्वारा फुलफिल की जाती हैं? कोल के द्वारा फुलफिल की जाती हैं। सरकार बात कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में,
सरकार पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, लेकिन उसके बावजूद कोल की जो डिमांड है वो 2030 तक 1.3 से लेके 1.5 बिलियन टन्स के बीच में रहेगी। मतलब कोल की डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली है, कोल की डिमांड वैसे की वैसे ही रहने वाली है, बिकॉज हमारी हैवी डिपेंडेंस है कोल के ऊपर। ये जो कोल सेक्टर है इसके सामने मेजर चैलेंजेस क्या हैं? एक तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो माइनिंग की जाती है कोल की, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो आज भी पुरानी है, वो आज भी इनएडिक्वेट है। और क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी हाई रहती है, कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन भी हाई रहती है। दूसरा, माइनिंग जब भी होगी और कोल की होगी तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, और कोल जब जलता है तो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, एनवायरमेंट को नुकसान होता है। हमारे यहाँ पे लो ग्रेड का कोल अवेलेबल है। अच्छा, कोल के 3-4 टाइप्स होते हैं, आपने सुना होगा, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो लिग्नाइट और पीट है, और ये दोनों ही खराब क्वालिटी के कोल हैं। कोल के अंदर हमारे यहाँ पे जो मिलता है उसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। फिर हमारा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हैं वो एडिक्वेटली डेवलप नहीं है। ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे कोल सेक्टर के सामने। चैलेंजेस में मोटा मोटा बोलें तो एक तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, दूसरा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम तो बड़ा है ही, और तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड को सरकार ने स्टैब्लिश किया। कब स्टैब्लिश किया? 1975 में स्टैब्लिश किया। क्यों स्टैब्लिश किया? इंडिया में कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये आज की डेट में महारत्ना PSU है, और कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो हमारे कंट्री के लगभग 82% कोल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोल इंडिया लिमिटेड कब स्टैब्लिश की गई? 1975 में। क्यों स्टैब्लिश की गई? कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आज की डेट में ये महारत्ना PSU है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। हमारे कंट्री में जितना भी कोल का प्रोडक्शन होता है उसमें से 82% कोल का प्रोडक्शन कौन करता है? कोल इंडिया लिमिटेड करता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोल माइंस एक्ट ऑफ 2015 को लाया गया। कोल माइंस एक्ट ऑफ 2015 को क्यों लाया गया? टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द कोल माइंस अलोकेशन। कोल माइंस के अलोकेशन में और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाया गया कोल माइंस एक्ट ऑफ 2015 को। फिर कोल बेस्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। कोल बेस्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। बेसिकली सरकार ने बोला कि हम 4000 मेगावाट या उससे ज़्यादा कैपेसिटी के मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे, जिनको बुलाया जाएगा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स। किसने शुरू किया इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों की मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की कोल बेस्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ऐसे 15 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को प्लान किया गया है। 2 तो फंक्शनल भी हो गए हैं। 2 जो फंक्शनल हुए हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स वो कहाँ पर हुए हैं? एक तो मुंद्रा UUMP है, कहाँ पर है? गुजरात में है। और दूसरा शासन UUMP है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। फिर इसके अलावा कोल मित्रा वेब पोर्टल को लाया गया। कोल मित्रा वेब पोर्टल कब लाया गया? 2016 में लाया गया। और ये बेसिकली हेल्प करता है कोल को हाई कॉस्ट एरिया से एफिशिएंट जनरेटिंग स्टेशंस में ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर एफिशिएंटली आप यूज़ करोगे कोल को तो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो ये जो कोल मित्रा वेब पोर्टल है ये देखता है कि कहाँ पे कोल जनरेट किया जा रहा है, कोल के हाई कॉस्ट कहाँ पर हैं, और जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है उसकी बजाय कोल को ट्रांसफ़र किया जाता है ऐसे स्टेशंस को जहाँ पे उसको ज़्यादा एफिशिएंटली जनरेट किया जाता है। इस पोर्टल को कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया। एक शक्ति स्कीम है, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। ये जो शक्ति स्कीम है इसको 2017 में लाया गया। कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल लेकर आई। और ये जो शक्ति है ये डील करती है विद द ऑक्शन एंड अलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कोल लिंकेजेस। कोल के ऑक्शन और अलोकेशन से डील करती है ये शक्ति स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। कब लाया गया था इसको? 2017 में लाया गया था। और कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल लेकर आया। अच्छा, कोल की बात कर रहे हैं हम, माइनिंग की बात कर रहे हैं, तो माइंस भी 2 टाइप की हैं। एक होती है कैप्टिव माइंस और दूसरी होती है नॉन कैप्टिव माइंस। कैप्टिव माइंस कौन सी होती हैं? वो माइंस जिनको ओन और ऑपरेट कोई स्पेसिफिक कंपनी करती है, कोई स्पेसिफिक एंटिटी करती है। और ख़ास बात क्या है कि ये जो कैप्टिव माइंस होती हैं इनमें से जो भी कोल निकाला जाता है
वो एक्सक्लूसिवली जो कंपनी ओन करती है उस माइन को, उसी के यूज के लिए होता है। ये जो कोल है इसको किसी और को बेचा नहीं जा सकता। जो कंपनी उस माइन को ओन करती है, ऑपरेट करती है, उसी के एक्सक्लूसिव यूज के लिए कोल को निकाला जाता है। ऐसी माइंस को बुलाया जाता है कैप्टिव माइंस। और नॉन कैप्टिव माइंस वो माइंस होती हैं जिनमें जो कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको ओनर चाहे तो अपने लिए यूज कर सकता है और चाहे तो किसी और को भी बेच सकता है। ऐसे माइंस को बुलाया जाता है नॉन कैप्टिव माइंस। देखो बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं। एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन है वो है कोल, क्रूड ऑयल, रिन्यूएबल एनर्जी और नेचुरल गैस। बहुत सारे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं, जैसे ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2040 है। एनर्जी पॉलिसी के बारे में हमने बात कर ली। फिर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 है, जिसको पब्लिश कौन करता है? IEA पब्लिश करता है, एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है, आउटलुक है, ये क्या कह रही है कि एनर्जी की जो टोटल डिमांड है इंडिया में वो राइज करने वाली है बाय 35%। एनर्जी के दो सोर्सेज, कमर्शियल सोर्सेज और नॉन कमर्शियल सोर्सेज, ये नाम से ही क्लियर है, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ ही गए होंगे। सबसे पहले इसमें हमने बात की है कोल के बारे में, और कोल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। एक तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है कोल का आफ्टर चाइना। हमारे कंट्री की जो एनर्जी नीड्स हैं उनमें से लगभग 55 से लेकर 60% जो नीड्स हैं वो कोल के द्वारा फुलफिल की जाती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, पुश कर रही है हमारी सरकार उसको, लेकिन उसके बावजूद कोल की जो डिमांड है उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी, वो ऐसे ही रहेगी। चैलेंजेस ऑफ कोल सेक्टर क्या है? एक तो टेक्नोलॉजी जो है उसमें अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, वो भी एडिक्वेटली डेवलप नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड को कब स्टैब्लिश किया गया? 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड आज की डेट में महारत्ना PSU है। कोल माइंस एक्ट को लाया गया 2015 में, और इसको लाया गया कोल माइंस के अलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। कोल बेस्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की बात की गई। 4000 मेगावाट से ज़्यादा के कोल बेस्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। ऐसे 15 UMPPs को डेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया, किसकी मदद से? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मदद से। दो फंक्शनल भी हो गए, कहाँ पे? एक गुजरात में और एक मध्य प्रदेश में। कोल मित्रा वेब पोर्टल है, इसको लाया गया 2016 में। और फिर शक्ति स्कीम है, इसको 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया। कैप्टिव माइंस क्या होती हैं, नॉन कैप्टिव माइंस क्या होती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा है क्रूड ऑयल, और यहाँ पे दिक्कतें हैं। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 2014-15 से लेके अब तक कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, उसमें कमी देखने को मिल रही है, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसमें कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सिंस 2014-15। और रीज़न क्या है? जो हमारे पुराने क्रूड ऑयल के फील्ड्स हैं उनमें से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उनमें से हम क्रूड ऑयल को निकाल रहे हैं, तो वहाँ तो नेचुरली डिक्लाइन होना ही होना है, और कोई मेजर क्रूड ऑयल फील्ड की डिस्कवरी हुई नहीं है। कोई नया मेजर डिस्कवरी कोई फील्ड मिला नहीं है, और पुराने वाले में से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि करंट रेट पे अगर एग्जिस्टिंग रिजर्व्स में से डिक्लाइन होता रहा तो ये जो क्रूड ऑयल है हमारा, ये सिर्फ 2 डेकेड्स तक और लास्ट करेगा, अगले 20 साल तक और लास्ट करेगा। मतलब बेहद ज़रूरी है कि कोई और मेजर डिस्कवरी हो, कहीं और अच्छा क्रूड ऑयल का फील्ड हमें मिले। हमारा जो 80% क्रूड ऑयल की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल की जाती हैं इंपोर्ट्स के थ्रू। हैवी डिपेंडेंस है हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर, और इसमें हमारा बहुत सारा पैसा लगता है, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, दुनिया भर में 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर हैं हम। और हमारे यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है? 5.33 मिलियन टन्स तो विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पुडूर में है, और 6 मिलियन टन की स्टोरेज कैपेसिटी पुडूर और चांडीखोल में है। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें तो 5.33 मिलियन टन्स की स्टोरेज कैपेसिटी विशाखापट्टनम, बेंगलोर और पुडूर में है, और 6 मिलियन टन्स की स्टोरेज कैपेसिटी पुडूर और चंडीखोल में है। अच्छा, सरकार ने क्या क्या इंटरवेंशंस लिए हैं? एक तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है टू पार्टिसिपेट इन द क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन में और प्रोडक्शन में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है। दूसरा, डोमेस्टिक कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया है टू अक्वायर इंटरनेशनल ऑयल रिजर्व्स। हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको परमिशन दे दी गई है कि वो इंटरनेशनल ऑयल रिजर्व्स को अक्वायर कर सकती हैं।
फिर सरकार लेकर आई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को, हेल्प को 2016 में। ये जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है, इसने रिप्लेस किया न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1997 को। और ये जो हेल्प 2016 है, इसके थ्रू एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के लिए सिंगल लाइसेंस की बातचीत की गई। सिंगल लाइसेंस इशू किया जाता है इस हेल्प के थ्रू। पहले एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग लाइसेंस इशू किया जाता था, अब इसके लिए सिंगल लाइसेंस इशू किया जाता है। क्रूड ऑयल के फील्ड में सरकार ने एक हाइड्रोकार्बन विजन ऑफ 2030 भी दिया है फॉर नॉर्थ ईस्ट। और ये जो हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट है, इसके थ्रू एम क्या है कि हमें 2030 तक ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को डबल करना है। एक लक्ष्य भारत पोर्टल है, लक्ष्य भारत पोर्टल को 2021 में लॉन्च किया गया। और ये जो लक्ष्य भारत पोर्टल है, ये क्या कहता है कि जितने भी ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपने डिटेल्स, वेरियस आइटम्स के जो भी डिटेल्स हैं, जो भी वो प्रोक्योर कर रहे हैं और जो भी उनकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है, उसकी पूरी जानकारी उनको अपलोड करनी पड़ेगी इस लक्ष्य भारत पोर्टल पे, ताकि सरकार बेटर तरीके से रेगुलेट कर पाए, सरकार को पता रहे कि भाई क्या प्रोक्योर किया जा रहा है और क्या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स हैं। बिकॉज ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, कमी मिल रही है, तो हमें एडिक्वेटली उसको ट्रैक करने की ज़रूरत है। और इसी के लिए सरकार ने लक्ष्य भारत पोर्टल को लॉन्च किया। कब? 2021 में लॉन्च किया। देखो, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो दो तीन चीज़ें याद रखना। एक तो कॉन्स्टेंटली प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस रेट पर अगर डिक्लाइन हुआ तो हमारा जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ 2 डेकेड्स तक लास्ट करेगा। हमारी जो क्रूड ऑयल की नीड्स हैं वो लगभग 80% जो है वो इंपोर्ट्स के थ्रू मीट की जाती हैं। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इन बेसिक सी चीज़ों को याद रखना। और फिर इसके बाद बात की गई नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस के मेजर रिजर्व्स कहाँ हैं हमारे कंट्री में? महाराष्ट्र, मुंबई में। मुंबई हाई आपने सुना होगा, बसीना आपने सुना होगा, ये दोनों जगह पर नेचुरल गैस मिलती है। गुजरात में एक जगह है आंकलेश्वर में नेचुरल गैस मिलती है। फिर त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। तो मेजर रिजर्व्स कहाँ पर है नेचुरल गैस के? महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। अच्छा, हमारी जो इंडिया की एनर्जी बास्केट है उसमें नेचुरल गैस का शेयर सिर्फ 6.7% है। शेयर कितना है? सिर्फ 6.7%। और गवर्नमेंट का टारगेट कितना है कि जो शेयर है इसको 2030 तक 15% तक लेके जाना है। प्रेजेंटली नेचुरल गैस का शेयर कितना है हमारे एनर्जी बास्केट में? 6.7%। और सरकार का एम क्या है कि जो शेयर है इसको 2030 तक बढ़ा के कितने तक लेके जाना है? 15% तक लेके जाना है। अच्छा, जो शेयर ऑफ PSUs है इन नेचुरल गैस प्रोडक्शन वो मोर देन 80% है। PSUs का जो शेयर है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में वो मोर देन 80% है। और यहाँ से हमें क्या दिखता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अच्छा, सरकार ने क्या क्या इंटरवेंशंस किए हैं? एक तो नेशनल गैस ग्रिड की बात की गई। नेशनल गैस ग्रिड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 33,764 किलोमीटर की एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाएंगे अक्रॉस द कंट्री। और इसके लिए ऑथराइजेशन अथॉरिटी किसे बनाया गया? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को। किसको बनाया गया? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को। नेशनल गैस ग्रिड बेसिकली सरकार ही बोल रही है कि हम 33,764 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन ले डाउन करेंगे अक्रॉस कंट्री। और इसके लिए सेंट्रलाइज्ड या ऑथराइजेशन अथॉरिटी किसे बनाया गया? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को। इसी के तहत बात की गई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नाम से क्लियर है कि वेरियस शहरों में नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, बहुत सारे शहरों में बिछाई भी जा रही है। अच्छा, PNGRB ने, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 232 जोग्राफिकल एरियाज को ऑथराइज कर दिया है कि इन एरियाज में CGD, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डेवलप किया जाए। और ये जो 232 जोग्राफिकल एरियाज हैं ये मोर देन 400 डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करते हैं और 27 स्टेट्स और यूटीज में लाई करते हैं। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड 2020 की बात की गई। सरकार ने बात की नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड ऑफ 2020 और इसके तहत 1656 किलोमीटर की गैस ग्रिड ले डाउन की जाएगी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। बहुत सिंपल, एक याद रख लो, नेशनल गैस ग्रिड, और उसी से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।
कौन नेशनल गैस ग्रिड को ऑथराइज कर रहा है? ऑथराइजेशन अथॉरिटी कौन है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। और कितना नेटवर्क ले डाउन करने की बात की गई है? 33,764 किलोमीटर का नेटवर्क ले डाउन करने की बात की गई है। इसी के अंदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की गई, और फिर नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड 2020 की बात की सरकार ने, जिसके तहत 1656 किलोमीटर की गैस ग्रिड ले डाउन की जाएगी 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। अच्छा, एक बोर्ड है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसको सेटअप किया गया 2006 में। कब सेटअप किया गया? 2006 में। और ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है PNGRB एक्ट ऑफ 2006 के अंडर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसको सेटअप किया गया 2006 में, और ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम क्या है? हमारी कंट्री में जितना भी पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और नेचुरल गैस का रिफाइनिंग का काम हो रहा है, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, स्टोरेज का काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, मार्केटिंग का काम हो रहा है, सेल का काम हो रहा है, उस सबको रेगुलेट करना। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस है, इनके प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है इस बोर्ड का। प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी रिफाइनिंग हो, प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, सेल हो, सबको रेगुलेट कौन करता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको सेटअप किया गया 2006 में, और ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। फिर एक सेल है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ये जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, ये अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से। कब स्टैब्लिश किया गया? 2002 में इसको स्टैब्लिश किया गया, और इसको स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट को किन काम में असिस्ट करने के लिए? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सिडी ऑन PDS कैरोसिन एंड डोमेस्टिक LPG। PDS कैरोसिन और डोमेस्टिक LPG के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, वो गवर्नमेंट की मदद करती है। दूसरा, डेटा बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का इसका काम है। और तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं उनको एनालाइज करती है। ये जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, इसके एक्सपेंडिचर को कौन फंड करता है? एक्सपेंडिचर को फंड करती है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। कौन करता है? ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, इजी सेशन है और ये इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब GS में खूब काम आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वो चैप्टर्स हैं जो सिर्फ इकोनॉमी में काम नहीं आएंगे, 3-4 जगह पे काम आते हैं। साइंस एंड टेक में भी थोड़ा बहुत काम आ जाएंगे, एनवायरनमेंट में भी थोड़ा बहुत काम आ जाएंगे, ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत काम आ जाएंगे। तो इन चैप्टर्स को ऐसे पढ़ना कि आपके 3-4 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।